हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोटल एकेडमी मिशन यूपीएससी में। मैं हूं अमित। आज हम लोग बात करने वाले हैं दल बदल विरोधी कानून के बारे में। दल बदल विरोधी कानून काफी लंबे समय से, पिछले एक दशक जो चला है, उस पूरे दशक में दल बदल कानून बहुत प्रभावी रहा है, बहुत न्यूज में रहा है। अभी क्यों न्यूज में आया है? मुद्दा ये है, अभी न्यूज में आया है महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट हुए उनकी वजह से। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? महाराष्ट्र में एमवीए महा विकास आघाड़ी का शासन चल रहा था। उसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर गठबंधन बनाया और वो शासन कर रहे थे, राज्य में शासन चल रहा था। लेकिन इसी बीच शिवसेना के कुछ विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में टूट के चले गए। वर्तमान में गुवाहाटी में है और सुप्रीम कोर्ट में भी उसका मामला चल रहा है। जो 30 तारीख है उसको ये डिसीजन सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है वहां पे। तो वहां सरकार टूट चुकी है और बहुत मुद्दा चल रहा है कि दल बदल विरोधी कानून पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। 2/3 टूट गए हैं, कैसे बचेंगे शिंदे जी, बाकी सब कैसे बचेंगे, ये सारी बात चल रहे हैं। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या होता है दल बदल विरोधी कानून। इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या है। मैं आपको बताया हूं दल बदल विरोधी कानून, शब्द में ही सब कुछ छुपा है। मतलब दल बदल करने के विरोध में जो कानून है उसको दल बदल विरोधी कानून बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को दल बदल करने से रोकना। किससे रोकना? दल बदल करने से रोकना। इसी उद्देश्य से लाया गया है और यही ये कानून है। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो कानून है कब आया। क्या ये संविधान में शुरू से, कि जब भारत का लोकतंत्र स्थापित हुआ, भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को, क्या तब से लागू है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसको लाया गया 1985 में, 1985 में इस कानून को लाया गया था। और इस कानून के तहत ही संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ध्यान रखिएगा, 10वीं अनुसूची का संबंध है हमारे दल बदल विरोधी कानून से। अगर 10वीं अनुसूची जोड़ी होगी, आपको पता है संविधान में ज्यादातर भाग में कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और उस एक्ट का संख्या थी 52, मतलब 52 52वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 1985 में यह अधिनियम या एक कानून लाया गया था, जिसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस टाइम पर प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। याद रखिएगा, राजीव गांधी इस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब अगला पॉइंट ये है कि जब 47 में ये कानून नहीं था, 50 में भी ये कानून नहीं था, तो इस कानून को लाया क्यों गया? क्या जरूरत पड़ गई, आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई इस कानून को लाने की? तो इस कानून को लाने की सबसे बड़ी आवश्यकता ये वाली पड़ गई, इधर चला मैं उधर चला। इसका सबसे बढ़िया वाक्य है 1967 का, 1967 का। 1967 में एक व्यक्ति थे गयालाल। ये एमएलए थे हरियाणा विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा के एमएलए थे। इनका संबंध था कांग्रेस पार्टी से। इनका दिमाग घुमा, इन्होंने कहा कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही है। कब? 1967 में। तो उन्होंने पार्टी बदली, जनता दल में आ गए। सोचिए, कांग्रेस थी, कांग्रेस से कहां गए? जनता दल में पहुंच गए। फिर इनका एक आध घंटे बाद फिर हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं, जनता दल नहीं, कांग्रेस ही ठीक थी, वही काम कर रही है। तो वापस से कांग्रेस में आ गए। फिर दोबारा से हृदय परिवर्तन हुआ और जैसे ही दोबारा से हृदय परिवर्तन हुआ तो वापस से जनता दल में चले गए। मतलब इन्होंने एक ही दिन में 3 बार दल परिवर्तन किया। अब एक मुद्दा ये उठ गया कि अगर ऐसे कोई दल परिवर्तन करेगा बार बार तो लोकतंत्र का क्या होगा? क्योंकि लोकतंत्र में एक दल के नाते किसी उम्मीदवार को चुना गया है और उम्मीदवार ऐसी मतलब लोकतंत्र की हत्या करेगा तो कैसे काम चलेगा? तो उन्होंने एक ही दिन में 3 बार अपने दल को परिवर्तित किया था गयालाल ने। तब से ही एक कहावत चल गई, आया राम गया राम। ये कहावत इसलिए चल गई कि जब फाइनली फिर एक बार और इनका हृदय परिवर्तन हुआ, कांग्रेस में वापस पहुंच गए। तब कांग्रेस के तत्कालीन जो नेता थे हरियाणा के, उन्होंने कहा, राव बीरेन सिंह उनका नाम है, उन्होंने कहा कि अब गया राम आया राम हो गया है। तब से कहावत चल गई थी गया राम आया राम। तो इस गया राम आया राम को रोकने के लिए, अनावश्यक दल परिवर्तन रोकने के लिए, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए यह कानून लाया गया। एक और मुद्दा यह है
कि देखो, जो मैं आपको बात बता ही चुका हूं कि अगर कोई उम्मीदवार है, किसी पार्टी ने उस उम्मीदवार को चुन के भेजा है, वो किसी पार्टी का होगा, और पार्टी का होगा तो पार्टी के कुछ निश्चित मूल्य हैं, कुछ निश्चित सिद्धांत हैं। अगर जनता के द्वारा इस उम्मीदवार को चुना गया है तो केवल इस उम्मीदवार की अच्छाई बुराई नहीं, बल्कि पार्टी के जो उद्देश्य थे, जो राजनीतिक दल के उद्देश्य थे, जो विचारधारा थी, उसको भी कहीं ना कहीं चुना है। हो सकता है अगर इसी व्यक्ति को किसी दूसरे दल से, राजनीतिक दल से चुनाव लड़ाया जाता तो हार जाता। इसका मतलब है इनमें खुद की योग्यता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है चुनने में, लेकिन अगर ये जीते हैं तो राजनीतिक दल का कोई ना कोई योगदान तो है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि उस जनता ने, जिसने उस निश्चित विचारधारा के अंतर्गत आपको चुना है, उसका आप हनन नहीं कर सकते, उस बात का उल्लंघन नहीं कर सकते। आपको उस दल में बना रहना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र को साकार किया जा सकता है। नहीं तो क्या होगा, जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व भी नहीं होगा। तो अगली आवश्यकता क्या थी, जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनाए रखने की। तो इन 2-3 उद्देश्यों की वजह से यह कानून लाया गया। सबसे बड़ा उद्देश्य आपको पता ही है, आया राम गया राम वाला। अब बात करते हैं कि आखिर इस कानून में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो कानून है उसमें क्या क्या लिखा गया है। इस कानून का मतलब है कि इसके अंतर्गत कुछ बहुत सारी 5-7 कुछ अयोग्यताएं लागू की गई हैं कि अगर आपने इन कंडीशन में दल परिवर्तन किया तो आपकी संसद या विधायिका से सदस्यता खत्म हो जाएगी। एक बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है, केवल निर्वाचित सदस्यों पर ही ये वाला कानून लागू होता है, केवल निर्वाचित सदस्यों पर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मध्य प्रदेश विधानसभा का। आपको ये पता होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और कांग्रेस के बहुमत से सरकार बनी थी तो उनके एक नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल परिवर्तित किया, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, और कई सारे विधायक भी उनके साथ चले गए थे। अब विधायकों को तो पता ही नहीं था कुछ ज्यादा, लेकिन सिंधिया जी को पता था सब कुछ। सिंधिया जी उस टाइम पे हारे हुए थे, वो संसद या विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ध्यान रखना, ना तो संसद के थे ना विधानसभा के थे। और जब संसद विधानसभा के नहीं थे तो उन पर यह कानून लागू नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ जो विधायक आए, जो जीते हुए, जो निर्वाचित सदस्य थे विधानसभा के, उन सब पर लागू हुआ, और उन सब को जो विधानसभा थी उसकी सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया। ध्यान रखिएगा, केवल जीते हुए लोगों पर ही लागू होगा। और जीते हुए लोग कौन, जो संसद, मतलब एक सिंपल भाषा में कहें, केवल सांसद और विधायकों पर ही लागू होता है जनरली ये वाला कानून। और सांसद और विधायकों पर लागू होगा तो वो सांसद का मतलब ये कोई जीत के आया होगा, बिना जीते किसी को सांसद कैसे कह सकते हैं। यूपी बिहार की बात अलग है, वहां नाम ही होता है सांसद सिंह, सांसद यादव, तो वो बिना जीते सांसद है, लेकिन यहाँ केवल जीते हुए सांसदों पर लागू होता है। तो इसके अंतर्गत कई सारी अयोग्यताएं लागू की गई कि इन आधार पर आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अयोग्य का मतलब है कि विधानसभा या संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, अब आप एमएलए या सांसद नहीं रहोगे, वो वाली सीट खाली हो जाएगी और उस सीट पर अब दोबारा से चुनाव होंगे। तो कौन कौन सी शर्तें हैं जिनके आधार पर किसी भी एमएलए या जो सांसद हैं, कोई भी एमएलए या जो सांसद हैं, उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो पहली शर्त है कि स्वेच्छा से अगर वो अपना दल छोड़ दे। जैसे मानो मैं किसी पार्टी का सदस्य हूं और मेरा मन हुआ कि अब मेरा मन इस दल में नहीं लगता है, अब मुझे इस दल के साथ काम नहीं करना, ये लो भाई इस्तीफा, और मैं एमएलए हूं ऑलरेडी, तो पार्टी कहेगी कि उसको अगर एक भी विधायक चला गया तो पार्टी की सरकार गिर सकती है, और भविष्य में कभी जरूरत पड़ी राज्यसभा में चुनने की सदस्यों को, या कहीं भी जरूरत पड़ी तो हमारा एक सदस्य कम हो जाएगा, तो पार्टी इसको भगा ही देगी, चलो यहां से तुम अयोग्य हो गए, तुम्हारी सीट खाली हो गई। तो अगर कोई सदस्य एमएलए मतलब विधानसभा या संसद का सदस्य चाह कर भी अगर स्वेच्छा से भी अपना इस्तीफा देता है, तब भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ध्यान रखना, मतलब उसकी सीट खाली मानी जाएगी। दूसरा, अगर कोई निर्दलीय सदस्य, एक तो होता है राजनीतिक पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, शिवसेना, अभी एनसीपी का मामला चल रहा है, एक तो होती है ये पार्टी। दूसरे व्यक्ति होते हैं जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते, उनको बोला जाता है निर्दलीय सदस्य। कई सांसद ऐसे होते हैं, कई विधायक ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते और चुनाव जीत कर आते हैं। अगर ये जो निर्दलीय सदस्य हैं, निर्दलीय एमएलए और सांसद हैं, अगर वो किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं जीतने के बाद, तो उनको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ध्यान रखना, उनको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उनकी भी सीट खाली मानी जाएगी। मतलब निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी को जीतने के बाद ज्वाइन नहीं कर सकता है। तीसरा, सदन में पार्टी के विरोध में मत डाला हो, इसको बोलते हैं क्रॉस वोटिंग।
क्रॉस वोटिंग। कहने का मतलब है कि मानो अभी मुर्मू जी के लिए चुनाव होने, एनडीए की जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो एनडीए क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी, एक व्हिप जारी करेगी। व्हिप का मतलब निर्देश जारी करेगी कि सभी सांसदों, सभी विधायकों को मुर्मू जी को ही निर्वाचित करना है, उन्हीं के पक्ष में मत डालना है। मानो अब बीजेपी के किसी का दिमाग खराब हो गया एमएलए का, वो कहे मैं तो नहीं डालूंगा, मैं तो डालूंगा किसी और को, नोटा का इस्तेमाल अपनी जगह, मैं तो किसी और को डालूंगा, जो विरोधी दल के प्रतिनिधि हैं यशवंत सिन्हा, मैं उनको डालूंगा भाई वोट। तो इनसे बीजेपी कहेगी कि वोट तो डाल दिया तुमने बेटा, लेकिन अब से तुम एमएलए या जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, सांसद नहीं रहोगे आप, तो आपको भी, आपकी सीट भी खाली कर दी जाएगी, आप भी अयोग्य हो जाओगे। किसी सांसद या विधायक ने ज्यादा दिमाग लगा लिया हो, किसी निर्वाचित सदस्य ने, और वो कहे देखो मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा, बीजेपी ने भले ही निर्देश या व्हिप जारी किया है लेकिन मैं वोट डालने गई नहीं, तो मैंने क्रॉस वोटिंग की नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसके ना आने से दूसरे व्यक्ति जीत जाए, दूसरी पार्टी का व्यक्ति जीत जाए, तब भी उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, या तो आप क्रॉस वोटिंग करते हो, दूसरे के पक्ष में वोट डालते हो, या फिर एब्सेंट रहते हो, मतलब अनुपस्थित रहते हो, बहाना बना देते हो। एक बार करुणानिधि की पिक्चर, जो साउथ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उनकी पिक्चर एक बार बहुत वायरल हुई थी। उनको व्हील चेयर पर लेके आया गया था, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए वाली सरकार थी, तो सरकार के अस्तित्व की बात थी, तो उनको व्हील चेयर पर लाके आया था, नहीं आप तो वोट तो डालो, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारी सरकार कर सकती है। अभी महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो एक बीमार व्यक्ति थे, मतलब आईसीयू में भर्ती थे विधायक, उनको लेके आया गया कि नहीं तुमको वोट तो डालने ही है। ये हालात रहते हैं, इतनी मारामारी रहती है। अगला, आपको पता है कि राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे ही पहले एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, अब नहीं किया जाता है, वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है। तो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जो भी मनोनीत सदस्य हैं, वो अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उनको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। एक मनोनीत सदस्य बहुत प्रसिद्ध हुए, वो थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया राष्ट्रपति के द्वारा। अगर सचिन तेंदुलकर, वो मनोनीत थे, किसी पार्टी संबंधित नहीं थे, अगर सचिन तेंदुलकर को मन होता कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें, वो भी 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने तक जब सदस्य बने, मानो जनवरी में सदस्य बने 1 जनवरी को, तो जून तक तो वो पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को। लेकिन अगर जून के बाद 6 महीने के बाद उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की तो उन पर भी ये अयोग्यता लागू होगी, उनकी भी सदस्यता, संसद सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये थे अयोग्यता के आधार, इन्हीं आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है। इस अधिनियम में कुछ अपवाद भी बनाए गए हैं कि भाई कुछ ऐसी बातें हैं जिनके होने पर हम इस अधिनियम को लागू नहीं करेंगे, सदस्यों को अयोग्य घोषित नहीं करेंगे। उनमें से सबसे पहली है, जो वर्तमान में न्यूज है, महाराष्ट्र के चुनाव में जो एकनाथ शिंदे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास 2/3 एमएलए हैं शिवसेना के। कितने? 2/3 एमएलए। तो हम पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, ये शिवसेना के एकनाथ शिंदे का कहना है। तो यही नियम है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य जो होते हैं, 2/3 सदस्य दल बदल करते हैं, दल बदल कर रहे हैं, तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा, उन पर उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, मतलब वो संसद या विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या लोकसभा, इनके जो प्रमुख रहते हैं, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, या फिर विधान परिषद का सभापति या विधानसभा का अध्यक्ष, ये जो पीठासीन अधिकारी हैं, अगर अपने पद को छोड़ते हैं, अगर अपने पद को या अपने पार्टी से इस्तीफा देते हैं, पार्टी को छोड़ते हैं, तो इन पर भी ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि ये जो अध्यक्ष का पद है, ये पीठासीन अधिकारी का जो पद है, उसको न्यूट्रल माना जाता है, मतलब वो किसी भी पार्टी से परे है कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन माना तो जाता है। तो अगर वो भी पार्टी छोड़ेंगे तो उन पर भी ये लागू नहीं होगा। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, वो कह देगी पीठासीन अधिकारी सहित सभी लोगों पर लागू होता है। तो आप इन बातों को ध्यान रखना प्री में, और मेंस में इस जो अधिनियम है इसके पक्ष विपक्ष में पूछा जा सकता है। तो करंट की जितनी अपडेट है, जितनी भी घटना है, आप उनको याद रखिएगा। एक और पॉइंट था जिसको हटा दिया गया है, अब वो पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, वो भी अपवाद हुआ करता था। वो अपवाद था कि 1/3 सदस्य, 2/3 तो थे ही,
अगर एक तिहाई 1/3 सदस्य भी पार्टी को छोड़ते हैं और दूसरे पार्टी में दल बदल करते हैं तो उन पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इससे समस्या क्या हो गई, आप देखोगे कि कई छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, उनके 3 सदस्य, 6 सदस्य, कई बार तो एक ही सदस्य, कई बार 5 सदस्य, ऐसे सदस्य चुने जाते हैं। अब मानो इनमें से एक सदस्य दूसरी पार्टी में चला गया तो वो उस व्यक्ति पर, एक सदस्य पर, वो 1/3 है इस पार्टी का। और अच्छा, 1/3 2/3 का निर्धारण होता है कि जो विधानसभा है, जो सदन है, उस सदन में जो उस पार्टी का बहुमत है उसका 1/3, ध्यान रखिएगा। तो जो एक सदस्य चला गया इस पर लागू नहीं होगा। इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग मतलब इसका बार बार उपयोग किया जाने लगा कि भाई हम तो करेंगे, हम तो दल परिवर्तित करेंगे, कर लो जो करना है। तो इसको समाप्त कर दिया गया। अब 1/3 वाला जो नियम है वो लागू नहीं है, अब केवल 2/3 वाला नियम ही लागू है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अयोग्यता का आखिर निर्णयकर्ता कौन है। कौन व्यक्ति है जो अयोग्यता के बारे में पूछेगा, अयोग्यता के बारे में बताएगा। उससे पहले एक पॉइंट ये देख लो कि 91वां संविधान संशोधन किया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट के अंतर्गत ही 1/3 वाली जो व्यवस्था थी, उस 1/3 वाली व्यवस्था को समाप्त किया गया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा, 2003 में शायद ये अमेंडमेंट हुआ था। अब बात करते हैं अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है। तो अयोग्यता का निर्णय लेता है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं भी। अयोग्यता का निर्णय लेता है पीठासीन अधिकारी, जो भी उस टाइम पर चेयर पर, लोकसभा की अध्यक्ष की चेयर पर बैठा है, वो ये निर्णय लेता है, या राज्यसभा के सभापति इसका निर्णय लेते हैं। पॉइंट ये है कि क्या पीठासीन अधिकारी पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मानो पीठासीन अधिकारी ने घोषित कर दिया कि मैं इन लोगों को अयोग्य घोषित करता हूं, क्या उस बात का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? क्या उस बात का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? तो हाँ, धूमधाम से किया जा सकता है। इस बात को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने किसमें? किहोतो होलोहान के केस में 1993 में। किहोतो होलोहान बनाम जा चिल्हू, होलोहान बनाम जा चिल्हू के केस में वाद में किया था। 1993 में ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब एक पॉइंट और है जो इस पीठासीन अधिकारी संबंधित है कि मानो पीठासीन अधिकारी का मन हुआ कि जो हमारे एमएलए हैं वो चले गए हैं और उन एमएलए पर निर्णय लेना है। अभी जैसे शिवसेना का मामला हुआ एकनाथ शिंदे के साथ, वो कहते हैं हमारे पास 50 विधायक हैं या 37 विधायक हैं, जो भी है, इतने सारे विधायक चले गए। क्या पीठासीन अधिकारी अपने मन से उनको अयोग्य घोषित कर सकता है? तो नहीं, पीठासीन अधिकारी पर एक शब्द चलता है, उसका नाम है स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान का मतलब होता है सुओ मोटो, मतलब वो खुद से स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है, खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकता है। अगर उसको निर्णय लेना है तो उसके लिए कंप्लेन होना जरूरी है। जब तक कंप्लेन नहीं होगी तब तक उसको कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये 2-3 बातें थी पीठासीन अधिकारी के बारे में। बस आपको यही याद रखना है, अयोग्यता का निर्णय पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अब इस बात को लेके, क्योंकि दल बदल कानून को काफी टाइम हो गया है, 2-3 दशक हो गए हैं उसको, इतने टाइम होने के बावजूद भी दल परिवर्तन रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा। पिछले 4-5 साल में देखो, कर्नाटक में सरकार गिरी, इसके बाद एमपी में गिरी, अब ये संकट आ गया महाराष्ट्र के पास, और फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट वो सरकार गिर चुकी है। जब इतनी अव्यवस्था फैल रही है तो क्या इस कानून में कुछ सुधार की जरूरत है? तो कई सारी समितियां समय समय पर गठित की गई हैं और उन समितियों ने कई सारी सिफारिशें की हैं। जल्दी से उन सिफारिशों को हम देख लेते हैं। एक सबसे प्रसिद्ध सिफारिश रही है दिनेश गोस्वामी समिति की। ये समिति 1990 में बनी थी। इसने एक जो महत्वपूर्ण सिफारिश दी वो ये थी कि अयोग्यता का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी कितना भी मतलब निष्पक्ष बना रहे, लेकिन वो किसी पार्टी का सदस्य रहता है, वो जनरली पार्टी के हित में निर्णय लेता है। तो उससे एक संकट यह है कि निष्पक्ष निर्णय नहीं लिया जा पाता है और पार्टी के हित में निर्णय लिया जाता है। तो उन्होंने कहा जो अयोग्यता का निर्णय हो वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा हो। मतलब अगर संसद की अयोग्यता का प्रश्न है दल बदल के कानून के मामले में तो राष्ट्रपति डिसीजन लेगा, जबकि अगर वो मामला विधानसभा या विधायकों के बारे में है तो राज्यपाल उसका डिसीजन लेगा। एक अभी हमने एक फैक्ट पढ़ा था कि अगर मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद
सदस्यता ग्रहण करता है तो उसको अयोग्य माना जाएगा। इन्होंने कहा मनोनीत सदस्य किसी भी समय कर ले, ऐसा नहीं 6 महीने बाद। मतलब तुमने स्कोप छोड़ दिया है कि हम तुमको सदस्य चुन रहे हैं, तुम 6 महीने बाद हमारे 6 महीने से पहले हमारे पार्टी में शामिल हो जाना। जुगाड़ कर ले, 6 महीने तक पास में बैठ गए, क्यों भाई हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो सचिन जी, सचिन जी भागे यहाँ से, नहीं नहीं कर लो सचिन जी प्लीज। हो सकता है सचिन जी का मन बदल जाए और सचिन जी उस पार्टी में चले जाएं, ये संभावना है ना। तो इन्होंने कहा कि मनोनीत सदस्य किसी भी समय अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उस पर अयोग्यता लागू हो, कोई स्कोप नहीं छोड़ा जाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण सिफारिश आई विधि आयोग की। विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में 1999 में सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि हर बात पर तुमने व्हिप जारी कर दिया कि हमारे पक्ष में वोट करो। मतलब बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल, जैसे अभी राज्यसभा के चुनाव होंगे तो राज्यसभा में तुमने कर दिया कि भाई एक काम करो, जाओ, हमने व्हिप जारी कर दिया, हमारे सदस्य चुने जाएंगे राज्यसभा में। तो ऐसा नहीं होगा। व्हिप केवल तब, मतलब निर्देश केवल तब जारी किए जाएंगे जब सरकार के अस्तित्व का खतरा होगा। कहने का मतलब है विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखे गए होंगे। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में रखे हों, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी तो फिर क्या मतलब है, दल बदल कानून का अस्तित्व भी खतरे में जाएगा। इसलिए केवल तब जब अविश्वास प्रस्ताव या सरकार ने अपने पक्ष में विश्वास प्रस्ताव रखा है, विश्वास प्रस्ताव का पारित होना जरूरी है जबकि अविश्वास प्रस्ताव का गिरना जरूरी है, तभी सरकार बनी रह सकती है। तो केवल सरकार के अस्तित्व की जब बात हो तभी व्हिप जारी किया जाए, अदरवाइज जो विधायक हैं उनको अपनी मर्जी पे छोड़ दिया जाए। वो अपने, क्योंकि अगर कोई जनता ने उनको चुना है तो वो होशियार लोग हैं ना, मान के चलना चाहिए वाली बात है, नहीं है बाद में देख लेंगे। एक और बात यह है जो महाराष्ट्र के बारे में भी लागू होती है। देखो महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी दोनों ने मिलकर क्या किया, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। तो नियम के अनुसार किसको सरकार बनानी चाहिए थी, बीजेपी और शिवसेना को, लेकिन सरकार किसकी बनी, किसी और की, एमवीए की सरकार बनी। तो इन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व जो भी गठबंधन हो रहे हैं उन गठबंधनों को एक पार्टी के रूप में माना जाए, एक दल के रूप में माना जाए। और अगर दल के रूप में माना जाता तो शिवसेना और बीजेपी, मानो इनके 150 सदस्य हैं, तो 2/3 का मतलब होता है इन दोनों के 200 सदस्य होंगे, तब 2/3 माना जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी दल बदल करता तो उस पर अयोग्यता लागू होगी। अब समझो ये वाली बात बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, ये वाली सिफारिश को, क्योंकि दल चुनाव से पहले आप किसी दूसरी विचारधारा से चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के बाद केवल सत्ता के लिए आपने किसी दूसरे से गठबंधन कर लिया। जनता का क्या, कैसे हरियाणा में हुआ, हरियाणा में वो चौटाला जी थे, वो पहले बीजेपी के खिलाफ थे, बाद में बीजेपी के साथ सरकार बना ली। जनता कह रही है हमने तो तुमको वोट किया था बीजेपी के खिलाफ और तुम बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए हो, या तुम कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए हो, या किसी भी पार्टी के साथ तुमने सरकार बना ली है, तो ये तो गलत है। इसलिए जो गठबंधन पूर्व होंगे उनको एक दल के रूप में माना जाएगा, ना कि अलग अलग जीतने के बाद। एक चुनाव आयोग ने सिफारिश की है, चुनाव आयोग की सिफारिश मजेदार है। चुनाव आयोग कहता है कि निर्णय कौन लेगा, हम। उससे पूछा कौन, उनने सिफारिश की कि सारी शक्ति हम में निहित किया जाए, ना कि पीठासीन अधिकारी में, क्योंकि अयोग्यता का निर्णय लेने वाली मुद्दा ही सबसे ज्यादा विवादित रहता है। अगर कोई विधायक पार्टी की बात मानता है तो उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, अगर उसने पार्टी के विरोध में गया तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ये वाला संकट है। तो ज्यादातर सिफारिशें अयोग्यता के आधार पर ही दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अयोग्यता का निर्णय लेना तो चाहिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को। इन्होंने वही बात दोहराई जो गोस्वामी समिति ने दोहराई थी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा ही लिया जाना चाहिए, लेकिन उसकी सिफारिश की जानी चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा। यह बात बहुत अच्छी है कि चुनाव आयोग के पास विशेषज्ञता तो है। चुनाव आयोग जो निर्वाचन आयोग है हमारा, वो काम ही ये करता है निर्वाचन संबंधी। तो अगर किसी को अयोग्य घोषित करना है तो सिफारिश हम करेंगे, और ये जो सिफारिश होगी वो बाध्यकारी होगी। मतलब बॉस कौन बनेगा, बॉस बनेगा निर्वाचन आयोग। कहने का मतलब है कि निर्वाचन आयोग ने कहा हम ही डिसीजन लेंगे और हम ही सिफारिश करेंगे, नाम किसका हो जाएगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल का हो जाएगा। तो ये था हमारा जो दल बदल विरोधी कानून था उसके बारे में, इतना ही था। अब कल किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे दोबारा से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।